हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इकोनॉमिक इश्यूज़। और जैसा मैंने आपको बताया था, इस प्रोग्राम में हम टाइम टू टाइम एक न्यू टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। सो टुडेज़ टॉपिक इज़ फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट। अभी रिसेंट में आरबीआई ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस करी थी जिसमें यूएस डॉलर और रुपी को लेकर के स्वैप फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की है, विच इज़ ऑन कंसेशनल रेट। सो हमें ये स्कीम समझनी है। हमारा इस वीडियो का पर्पज़ है कि हम ये समझ पाएँ कि फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट होता क्या है। एंड whenever we will discuss the accounts opened by any non-resident person, तो हमें ये भी समझना होगा क्या कोई नॉन रेजिडेंट और भी कोई टाइप का बैंक अकाउंट इंडिया में ओपन करा सकता है, तो हमें वो अकाउंट समझने हैं। हमारा पर्पज़ है हम ये समझ लें कि आरबीआई ने ये स्कीम क्यों इंट्रोड्यूस की है। अगर फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट ज़्यादा ओपन हो या उसमें ज़्यादा डिपॉजिट हो तो उससे डिपॉजिटर को क्या बेनिफिट होगा, जो बैंक्स इसमें इन्वॉल्व होंगे बैंकों को क्या बेनिफिट होगा, एंड फाइनली व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई अबाउट इंडियन इकोनॉमी। आरबीआई इंडियन इकोनॉमी पर कौन से इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहा है, क्या कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट में स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है, या इसका कोई और पर्पज़ है। और इस पूरे वीडियो में सबसे इम्पॉर्टेंट एक टर्म है जिसको बोलते हैं SOFR, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। तो हमें वो SOFR को भी समझना होगा। और फाइनली हम जब वीडियो कंप्लीट करेंगे तो हम देखेंगे आरबीआई की इस स्कीम की अब तक की प्रोग्रेस क्या है। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट डिस्कसिंग दिस टॉपिक। अब हम समझते हैं कि फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट क्या है और उसके सिमिलरली नॉन रेजिडेंट लोग और कौन सा अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो नॉन रेजिडेंट वर्ड यूज़ हो रहा है वो किसके लिए। सो एनी पर्सन हु इज़ द सिटीजन ऑफ इंडिया बट रिजाइडिंग आउटसाइड द इंडिया, ही विल बी कॉल्ड एज ए नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सो एनआरआई हम यहाँ पर किसको कह रहे हैं, सबसे पहले वो हम डेफिनेशन समझ ली। आरबीआई ने अपनी वेबसाइट पर अपने रूल्स के अकॉर्डिंग नॉन रेजिडेंट को डिफाइन किया हुआ है। तो कोई भी एनआरआई या पीआईओ कार्ड होल्डर वो इस अकाउंट को ओपन करा सकता है। अब जो तीनों टाइप के अकाउंट हैं जो हमने डिस्कस करना है, 3 टाइप के नॉन रेजिडेंट अकाउंट हो सकते हैं। पहला होता है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, दूसरे को बोलते हैं हम नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, और तीसरा जिस टॉपिक पर हम आज बात कर रहे हैं वो है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट। देखिए, हम तीनों अकाउंट को समझने के लिए एक एग्जांपल यूज़ कर लेते हैं। मैंने माना कि एक इमेजिनरी पर्सन है, मैंने उसका नाम रख लिया राहुल। वो राहुल यूएस में काम कर रहा है बट ही इज़ एन एनआरआई, और यूएस में उसको जो इनकम हो रही है वो यूएस डॉलर की फॉर्म में हो रही है। उसकी फैमिली इंडिया में सेटल्ड है, तो वो अपनी फैमिली को टाइम टाइम पर रेमिटेंस भेजता भी रहता है, यानी मनी इंडिया में सेंड करता रहता है। रेमिटेंस का मीनिंग होता है इफ़ ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ही इज़ सेंडिंग मनी टू हिज फैमिली और हिज रिलेटिव्स इन इंडिया, तो उसको हम रेमिटेंस बोलते हैं शॉर्ट में। तो रेमिटेंस टाइम टाइम पर इंडिया में भेज रहा है, और उसको इंडिया में ऑलरेडी इंडिया में उसके पास प्रॉपर्टी है जिससे उसको रेंट भी रिसीव होता है। यानी उसकी इनकम के 2 सोर्स हो गए, एक वो जो यूएस में यूएसडी की फॉर्म में अर्न कर रहा है, और दूसरा उसकी इंडिया में जो प्रॉपर्टी है उससे उसको आईएनआर में इनकम आ रही है, रेंटल इनकम आ रही है। अब ऐसे केस में राहुल को जो अकाउंट खुलवाने होंगे वो कौन कौन से अकाउंट पॉसिबल हैं, वो क्यों खुलाने हैं, उनको हम समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने पहला नाम बोला नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट केवल आईएनआर करेंसी में ही ओपन कराया जा सकता है। कि आप इंडिया के किसी भी बैंक्स में, किसी भी बैंक में आप अकाउंट ओपन कराएं, वो आईएनआर करेंसी में ही होगा, उसमें फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शन नहीं होती है। जनरली इस अकाउंट को ओपन कराने का पर्पज़ होता है कि जो एनआरआई इंडिया से बाहर जॉब कर रहे हैं वो जब वहाँ से रेमिटेंस भेजेंगे और उसको फिर इंडिया में वो आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे, तो वो आईएनआर में अपनी अर्निंग कन्वर्ट कर पाएंगे इंडिया में। इसके लिए उन्होंने एक नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट रखा होता है, यानी वहाँ से यूएसडी में अर्न किया, इंडिया में वो भेजा तो इंडिया में वो आईएनआर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो वो नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस अमाउंट पर जो भी कुछ आईएनआर में आया है, जो रेमिटेंस इंडिया को रिसीव हुआ है, इसकी खास बात होती है इस अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं इम्पोज किया जाएगा। इट मीन्स दिस इज़ टोटली एग्जम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स एक्ट। जो हमारे इनकम टैक्स के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये एग्जम्प्टेड रहता है। इस अकाउंट में चारों टाइप के अकाउंट हो सकते हैं। ये सेविंग अकाउंट भी हो सकता है, ये करेंट अकाउंट भी हो सकता है। दिस में भी एनी काइंड ऑफ टर्म डिपॉजिट लाइक आरडी और एफडी, फिक्स डिपॉजिट भी हो सकता है। और जो भी अमाउंट इसमें ट्रांसफ़र किया है, जो रेमिटेंस इंडिया को रिसीव हुआ है, अगर वो एनआरआई चाहे तो इसे वापस भी जो बैक इसका सोर्स है उस सोर्स में ट्रांसफ़र कर सकता है, जिसे हम बोलते हैं ये पूरी तरह से रिपेट्रिएबल है। इसका जो प्रिंसिपल
और इंटरेस्ट है वो वापस अपने सोर्स कंट्री में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो ये तो था नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। दूसरा हमने नाम लिया था नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। इस अकाउंट का पर्पज़ होता है कि जो इंडिया में इनकम अर्न हो रही थी, राहुल को इंडिया में इनकम रेंटल इनकम आ रही है, जो कि ऑब्वियसली इंडियन करेंसी की फॉर्म में ही आ रही होगी। तो जो रेंटल इनकम इंडिया की करेंसी में रिसीव हुई है उसे, उस रेंटल इनकम को वो अपने टेनेंट से बोलेगा कि आप इस अकाउंट में डिपॉजिट कर दो, और उस अकाउंट को हमने यहाँ पर नाम दिया है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। तो नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट में वो अपनी INR में जो उसको इनकम रिसीव हो रही है वो उस अकाउंट में डिपॉजिट की जा सकती है। अगेन इसका मतलब इसमें फॉरेन करेंसी में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, और जितना भी मनी इसमें डिपॉजिट हुआ वो सारा मनी, वो भी अकाउंट उसी तरीके से डिमांड डिपॉजिट भी हो सकता है, वो टर्म डिपॉजिट भी हो सकता है, और वो सारा अमाउंट भी लिमिटेड अमाउंट उसमें से रिपेट्रिएबल है, यानी उसमें से बहुत ज़्यादा अमाउंट आप ट्रांसफ़र दूसरे कंट्री में नहीं कर सकते, क्योंकि वो INR में है और आपको ट्रांसफ़र करने के लिए फिर RBI और बैंकिंग के नॉर्म्स जो हैं फॉलो करने होंगे। लेकिन इस अकाउंट की एक खास बात है, इसमें टैक्स एग्जम्पशंस नहीं होते हैं। इट मीन्स जो भी रेंटल इनकम राहुल को रिसीव हो रही है इंडिया में, उस रेंटल इनकम पर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग TDS डिडक्ट कर लिया जाएगा, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। तो जो उस समय TDS के नॉर्म्स होंगे, जो भी परसेंटेज इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड की गई होगी, वो TDS डिडक्ट कर लिया गया। जबकि हमने अभी डिस्कस किया कि NRE अकाउंट पर टैक्स एग्जम्प्टेड होता है, यानी उस पर कोई टैक्स इम्पोज नहीं किया गया है। इट मीन्स NRI ने जो भी कुछ अमाउंट रेमिटेंस इंडिया में भेजा था, वो जब INR में कन्वर्ट हुआ तो उस पर कोई टैक्स इम्पोज नहीं हुआ। अब हम इन दोनों अकाउंट का कंपैरिजन करते हैं फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट से, जो हमारे आज का टॉपिक भी है। जैसे मैंने एग्जांपल बनाया कि राहुल एक NRI है जो US में काम कर रहा है। अब राहुल ने वहाँ पे US डॉलर में जो भी कुछ अर्न किया, राहुल को लगता है कि मुझे अभी रेमिटेंस नहीं भेजना, बट अपने US डॉलर को सेव करके रखना है, अपने एक सेविंग अकाउंट की तरह उसको सेव करके रखना है। तो राहुल उसको सेविंग अकाउंट में ना डिपॉजिट करके फिक्स डिपॉजिट के रूप में इंडिया में रख सकता है। उसके लिए राहुल को फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट ओपन कराना होगा। जैसा इसका नाम है, टर्म में ही क्लियर हो रहा है कि ये अकाउंट केवल फॉरेन करेंसी में ही इसमें ट्रांजैक्शन हो सकती हैं, यानी इसमें इंडियन करेंसी में ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएंगी। तो पहली बात तो यहाँ पे करेंसी का डिफरेंस आ गया, ओनली फॉरेन करेंसी अलाउड है। जो भी RBI ने फॉरेन करेंसी उसमें परमिट किया होगा वही फॉरेन करेंसी होती है। जनरली वो US डॉलर होता है, बट RBI उसको टाइम टाइम पर चेंज भी कर सकता है। जो भी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी होंगी RBI के अकॉर्डिंग, उस करेंसी में अकाउंट ओपन कराया जा सकता है। दूसरा, इस अकाउंट में भी अगेन टैक्स एग्जम्प्टेड है, तो जो भी US डॉलर की फॉर्म में डिपॉजिट किया उस पर हम टैक्स इम्पोज नहीं करेंगे। इनकम टैक्स इंडिया का यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, या आप ऐसे कह सकते हो वो टैक्स में छूट दे रहा है उस NRI को। थर्ड पॉइंट, ये केवल फिक्स डिपॉजिट होगा। यहाँ पर आप करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट की फॉर्म में डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करेगा बैंक, क्योंकि ये फॉरेन करेंसी है। तो फॉरेन करेंसी में केवल फिक्स डिपॉजिट होगा, और उसका भी टाइम पीरियड RBI ने डिसाइड किया है। ये टाइम पीरियड नॉट लेस देन 1 ईयर एंड नॉट मोर देन 5 ईयर, यानी आप ऐसा कह सकते हो 1 ईयर टू 5 ईयर के बीच में इसका कोई टर्म होगा जिसमें आप फॉरेन करेंसी में इंडिया में डिपॉजिट होल्ड कर सकते हो, और वो डिपॉजिट केवल फॉरेन करेंसी की फॉर्म में है, इसमें INR नहीं हुआ। अब यहाँ पर आप देखो, तीनों अकाउंट का अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो तीनों अकाउंट में एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि तीनों अकाउंट में से जो केवल फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट है, वही एक ऐसा अकाउंट है जिससे डॉलर इंडिया में आ सकता है। अब आप थोड़ा आइडिया लगा पा रहे होंगे ये टॉपिक किस तरफ जा रहा है, RBI ने क्यों इंट्रोड्यूस किया है। इंडिया में डॉलर का सोर्स, अगर हम NRI के डिपॉजिट के फॉर्म में बात करें, वैसे डॉलर लाने के बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं, जिसमें से एक्सपोर्ट एक पॉपुलर सोर्स है ही, लेकिन अगर हम NRI डिपॉजिट की बात करें तो फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट डॉलर के इनफ्लो का या फॉरेन करेंसी के इनफ्लो का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। जो NRO अकाउंट थे उसमें INR में ही ट्रांजैक्शन हो सकती थी, फॉरेन करेंसी उसमें होल्ड नहीं की जा सकती है। यानी इस अकाउंट में अगर हम जितना कंसेशन देंगे, इस अकाउंट में जो भी कुछ लिबरल स्कीम्स होंगी, वो डॉलर के इनफ्लो को या फॉरेन करेंसी के इनफ्लो को और इम्प्रूव कर देंगी। तो आज के टॉपिक में हम लोगों यही डिस्कस करना चाह रहे हैं कि RBI ने जो US डॉलर और रुपये का स्वैप फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की, वो भी कंसेशनल रेट पर, उसका पर्पज़ क्या है। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी था कि फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट होता क्या है,
और NRI कौन कौन से और अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये स्वैप फैसिलिटी क्या होती है। देन वी विल डिस्कस कि ये जो स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है इसका पर्पज़ क्या है। देखिए, स्वैप फैसिलिटी का बहुत सीधा सा मीनिंग है, लिटरल मीनिंग है कि आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी से एक्सचेंज करा पा रहे हो। जैसे US$ दिया और इंडियन करेंसी ले ली, या इंडियन करेंसी दिया और उसको कन्वर्ट करा के US$ ले लिया। अब वो स्वैप फैसिलिटी कंसेशनल रेट पर है। इसका क्या मतलब है? इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि बैंकों में स्वैप होता कैसे है। जो फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट में जो भी कुछ US$ या को जो भी फॉरेन करेंसी आती है उसको बैंक कैसे स्वैप करते हैं, पहले वो समझ लेते हैं। फिर हम इस स्कीम में कंसेशनल का मतलब समझ लेंगे। देन इसके कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट होगा, या बैंक को या इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होगा, उसको समझना होगा। जैसा मैंने एग्जांपल लिया था कि राहुल ने इंडिया में फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट ओपन करा लिया। हम एक एग्जांपल मानते हैं कि राहुल ने उसमें $1,00,000 डिपॉजिट कर दिया है। अब जो जनरल प्रोसेस चलती है पहले वो समझते हैं। जनरल प्रोसेस में जैसे ही बैंक को $1,00,000 मिला, बैंक उस $1,00,000 को कन्वर्ट कराएगा INR की फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ RBI। यानी बैंक ने वो $1,00,000 दे दिए RBI को और RBI ने उसे INR में कन्वर्ट करके बैंक को ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पर जो कन्वर्जन होगा करेंसी का, जो भी उस समय रेट चल रहा होगा एक्सचेंज रेट, उस एक्सचेंज रेट पर बैंक ने कन्वर्ट करा लिया। अब बैंक के पास वो इंडियन करेंसी रिसीव हो गई है। बैंक का काम होता है, बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है। क्रेडिट क्रिएशन बैंक का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिससे बैंक प्रॉफिट अर्न करता है। तो बैंक उस INR को इंडिया में फॉर जितनी भी इंडिया की कंपनीज हैं या कस्टमर्स हैं, बैंक उनको मनी लैंड करेगा, क्योंकि बैंक का मेन बिजनेस है फाइनेंस करना। बैंक मनी लैंड करके वहाँ से इनकम अर्न करेगा। बैंक ने वो INR जो मनी उधार दिया कस्टमर्स को इंडिया में, वो उसके पास उसका ओरिजिनल सोर्स कहाँ से आया था? फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट में जो डॉलर रिसीव हुआ था। तो बैंक ने उसे इंडिया की कंपनीज़ को उधार दिया, वहाँ से जो इंटरेस्ट आ रहा है वो बैंक की इनकम बन रही है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना होगा, बैंक ने जो डिपॉजिट रिसीव किया है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट में, बैंक हैज़ टू पे इंटरेस्ट टू दैट डिपॉजिटर ऑल्सो। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो कैच है, जो सबसे बड़ा रिस्क है बैंक का, वो है करेंसी की एक्सचेंज रेट का। मान लो बैंक ने प्रॉमिस किया कि हम डिपॉजिटर को 5% इंटरेस्ट देंगे NRI को, और बैंक ने इंडिया में कस्टमर से 9% इंटरेस्ट लिया। तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम बैंक ने 4% का प्रॉफिट गेन कर लिया। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, बिकॉज बैंक जब फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट के डिपॉजिटर का जब डिपॉजिट का टर्म कंप्लीट हो जाएगा, लेट्स से कि उसने 3 साल के लिए डिपॉजिट किया था, बैंक जब उसे वापस देगा तो उसे डॉलर में ही वापस करना है। तो बैंक को क्या करना होगा? INR करेंसी यानी इंडियन करेंसी को वापस कन्वर्ट कराना होगा डॉलर में RBI से, और फिर वो डॉलर उस NRI को रिटर्न करना है विद इंटरेस्ट। अब जब ये 3 साल पूरे हुए, हो सकता है तब तक डॉलर का रेट इंक्रीज हो जाए, यानी डॉलर एप्रिशिएट हो जाए। जब डिपॉजिट आया था तो मैंने माना कि डॉलर का रेट 90 रुपये था, पर डॉलर 90 रुपये एक्सचेंज रेट थी। लेकिन जब डॉलर वापस देना है, जब वो टर्म कंप्लीट हो गया 3 साल बाद, हो सकता है वो पर डॉलर का रेट 90 से इंक्रीज होकर 100 रुपये हो जाए। यानी प्रति डॉलर बैंक हैज़ टू पे 10 रुपये एक्स्ट्रा टू द डिपॉजिटर, एक्सक्लूडिंग द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो उसको देना ही है, इंटरेस्ट के अलावा बैंक की कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, पर डॉलर बैंक को 10 रुपये एक्स्ट्रा कॉस्ट खर्च करनी पड़ रही है। दिस इज़ कॉल्ड कॉस्ट ऑफ हेजिंग। बैंक ने रिस्क लिया कि डिपॉजिटर से डॉलर रिसीव कर लिया और बाद में हम उसको विद इंटरेस्ट रिटर्न करेंगे। तो जो बैंक ने रिस्क लिया, इसमें सबसे बड़ा रिस्क था एक्सचेंज रेट का। एक्सचेंज रेट जैसे ही डॉलर का प्राइस इंक्रीज़ हुआ, डॉलर का रेट इंक्रीज़ हो गया, एक्सचेंज रेट बढ़ गई, उसकी वजह से बैंक की कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई है। इट मीन्स बैंक फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट में डिपॉजिटर्स को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देंगे। अगर वो 5% इंटरेस्ट का प्रॉमिस कर रहे हैं तो उनको लगता है कि हमें पर डॉलर 10 रुपये एक्स्ट्रा भी तो खर्च करना पड़ेगा। इसीलिए जनरली बैंक फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट में कम इंटरेस्ट ऑफ़र करते हैं। अब बैंक अगर कम इंटरेस्ट ऑफ़र करेंगे तो डिपॉजिटर बहुत ज़्यादा डिपॉजिट कराने में इंटरेस्ट नहीं लेगा, और अगर डिपॉजिटर इंटरेस्ट नहीं लेता है, डिपॉजिटर डिपॉजिट नहीं करेगा, तो इंडिया में इस पर्टिकुलर सोर्स से जो डॉलर का इन्फ्लो आ सकता था, वो डॉलर का इन्फ्लो आप ऐसा कह सकते हो रुक जाएगा, या थोड़ा उसमें हर्डल्स आ जाएंगे और डॉलर कम आएगा। अब RBI ने देखा ये डॉलर कम आ रहा है इस पर्टिकुलर सोर्स से,
तो इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए और इसी सॉल्यूशन को अब हमें समझना है। इसी पर्पज़ के लिए आरबीआई ने ये कंसेशनल रेट पर स्वैप फैसिलिटी इंट्रोड्यूस करी है। अब हम समझ पाएंगे कि स्वैप फैसिलिटी का बेनिफिट क्या होगा। अब अगर बैंक ने ये स्वैप फैसिलिटी के अकॉर्डिंग फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर दे अगर बैंक, तो उससे इंडियन इकोनॉमी को बेनिफिट्स हो सकते हैं। लेकिन बेनिफिट समझने से पहले हम एक लाइन और समझ लेते हैं कि पिछले 1-1.5 साल से टैरिफ वॉर की वजह से या जियोपॉलिटिकल जो टेंशन इंक्रीज़ हो गई है उनकी वजह से, या हम कह दें कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज़ हुआ, इन सब के कारण पिछले कुछ दिनों में रुपये लगातार डिप्रिशिएट हुआ है। जब जब रुपये डिप्रिशिएट होगा सो वी नीड मोर सप्लाई ऑफ डॉलर। अब वो मोर सप्लाई ऑफ डॉलर हम कहाँ से लाएंगे? आरबीआई कैन नॉट प्रिंट द करेंसी एज ए डॉलर, आरबीआई कैन नॉट प्रिंट, आरबीआई के पास वो राइट नहीं है। तो अगर आरबीआई प्रिंट नहीं कर सकता तो डॉलर का सोर्स और इम्प्रूव करना होगा, डॉलर की सप्लाई को इम्प्रूव करना होगा। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बोला कि डॉलर के और भी सोर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर हम फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट की बात करें तो इस अकाउंट में अगर डिपॉजिट इंक्रीज हो जाता है, अगर आरबीआई या बैंक्स किसी तरीके से डिपॉजिटर को अट्रैक्ट कर लें, उसमें इनफ्लो इंक्रीज हो जाए, तो हमारे पास डॉलर की सप्लाई इंप्रूव हो सकती है। और अगर ये सप्लाई इंप्रूव होती है तो हम जो रुपये डेप्रिसिएशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने में हमें थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो आरबीआई ने फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट में जो स्वैप फैसिलिटी इंट्रोड्यूस करी, उसका मेन पर्पज़ है रुपये डेप्रिसिएशन को कंट्रोल करना। हमारी इंडियन इकोनॉमी में जो अनसर्टेनिटी की वजह से स्टेबलाइजेशन हिल रहा था, आप कहें कि हमारी इकोनॉमी अनस्टेबल हो रही थी, उसे थोड़ा स्टेबलाइजेशन की तरफ ले जाना। इकोनॉमी में जब जब रुपये डेप्रिसिएशन होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ने के चांस रहते हैं, क्योंकि हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो उस जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करना। इन सारे पर्पज़ को पूरा करने के लिए आरबीआई ने फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट में डिपॉजिटर को ज़्यादा अट्रैक्शन देने के लिए बैंकों के लिए स्कीम इंट्रोड्यूस करी। अब इस स्कीम से कैसे डिपॉजिटर अट्रैक्ट होंगे? जब बैंक डिपॉजिटर को कम इंटरेस्ट दे रहा था, क्योंकि बैंक कहता है कि मुझे पर डॉलर 10 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ रहा है क्योंकि एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाती है, तो आरबीआई ने बोला अभी आप डिपॉजिटर से डिपॉजिट रिसीव करो, वो जो यूएस डॉलर में आएगा आप हमसे आईएनआर ले लो, लेकिन हम पहले से एक रेट सेट कर लेंगे, प्री डिसाइड एक रेट हो जाएगा। जब आपके डिपॉजिटर का टर्म पूरा होगा, मैंने एग्जांपल में 3 साल माना है तो उसी को कंटिन्यू करते हैं, अगर 3 साल का टर्म पूरा होगा तो 3 साल बाद आप हमसे आईएनआर हमें देना और हम आपको डॉलर वापस दे देंगे प्री डिसाइडेड रेट पर। इट मीन्स जो एक्सचेंज रेट हाइक होने का नुकसान बैंकों को अब तक कवर करना पड़ता था, जो रिस्क लेना पड़ता था, अब वो रिस्क बैंकों पर नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर टर्म यूज़ किया गया कंसेशनल रेट। तो अब मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट में अब यूएस डॉलर में डिपॉजिट होगा, वो बैंक उस डॉलर को देंगे आरबीआई को, आरबीआई पहले से डिसाइड कर देगा बैंकों के साथ कि हम आपको ये 3 साल बाद वापस डॉलर दे देंगे एक कंसेशनल रेट पर। यानी एक्सचेंज रेट हाइक होना या डॉलर की वैल्यू इंक्रीज होना या रुपये के डेप्रिशिएट होने का बैंकों की कॉस्ट पर कोई खास इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसका बेनिफिट क्या होगा? बैंकों की जब कॉस्ट इंक्रीज नहीं होती है तो बैंक डिपॉजिटर के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफ़र कर सकते हैं, क्योंकि अब उनको पता चल गया कि हमारी जो पर डॉलर की कॉस्ट अलग से इंक्रीज़ हो रही थी, जिसे हम कॉस्ट ऑफ हेजिंग बोल रहे हैं, अब वो हेजिंग पर ज़्यादा कॉस्ट उनको खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो बैंक अगर ज़्यादा डिपॉजिटर को इंटरेस्ट रेट ऑफ़र करेंगे, इससे इंडिया में डिपॉजिटर ज़्यादा डिपॉजिट करेंगे और फाइनली फॉरेन करेंसी का इन्फ्लो इंडिया में इंक्रीज़ हो जाएगा, विच विल हेल्प टू कंट्रोल द रुपी डेप्रिशिएशन, विच विल हेल्प टू स्टेबलाइज द इंडियन इकोनॉमी। सो आरबीआई की स्कीम के बाद इंडिया के लगभग सभी बैंकों ने फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट रेट को हाइक कर दिया, और वो इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट 6 से 7% के बीच में, अलग अलग बैंकों की अलग अलग इंटरेस्ट रेट है। जो पहले 4-5% होती थी उसमें एकदम से इंटरेस्ट हाइक हो गया। अब इंटरेस्ट हाइक होने से क्या बेनिफिट होगा? तो इंडिया में डिपॉजिटर्स ज़्यादा डिपॉजिट करेंगे, डॉलर का इन्फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर डॉलर का इन्फ्लो अगर ज़्यादा आता है उससे हम रुपी डेप्रिसिएशन कंट्रोल कर पाएंगे, और हमारी इकोनॉमी में जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन होती थी, यानी जो इन्फ्लेशन हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं ड्यू टू
हाइक इन द एक्सचेंज रेट, उस पर अब हम थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएंगे। और अगर क्रूड ऑयल का जो प्राइस, देखिए क्रूड ऑयल का प्राइस एक तो मार्केट की वजह से अप डाउन होता है, लेकिन अगर मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस स्टेबल भी हो लेकिन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाए तो भी हमें वो क्रूड ऑयल महंगा पड़ता है। तो हम उस एक्सचेंज रेट के इम्पैक्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वी कांट कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल डायरेक्टली। और फाइनली इसकी हेल्प से इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको भी थोड़ा, आप कह सकते हैं, हेल्प मिलेगी, उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा, वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके लिए हम इंपोर्ट कवर टर्म का भी यूज़ करते हैं कि इंडिया का इंपोर्ट कवर बढ़ जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्या इस स्कीम से डिपॉजिटर अट्रैक्ट होंगे? ये तभी हो पाएगा जब हम ये प्रूव कर पाएँ कि डिपॉजिटर को इससे बेनिफिट होगा। अब हम ज़रा समझते हैं कि राहुल जो डिपॉजिटर, जो NRI हैं, उनको इससे कितना बेनिफिट होगा। तो एक एग्जांपल बनाते हैं। मान लेते हैं कि राहुल ने $1,00,000 इस फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए। क्योंकि बैंकों ने अब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर किया है, तो मैं एक रैंडम नंबर मान लेता हूँ, राउंड फिगर में मैंने माना कि बैंकों ने 7% इंटरेस्ट ऑफर कर दिया। तो $1,00,000 अगर राहुल डिपॉजिट करेंगे तो उनको $1,00,000 पर 7% इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट समझना पड़ेगा, इन्वेस्टर केवल इतने 7% इंटरेस्ट के लिए इंडिया में डिपॉजिट करे, ये उसको सफिशिएंट नहीं लगेगा, उसको कुछ और आपको अट्रैक्शन देने पड़ेंगे। तो बैंक्स क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स को या डिपॉजिटर्स को बैंक कहते हैं कि हम आपको आपके डिपॉजिट को, चूँकि हमने पता है कि ये फिक्स डिपॉजिट है, तो बैंक इसको एज ए सिक्योरिटी डील कर लेता है। बैंक इसको एज ए सिक्योरिटी मान करके उसे मल्टीपल टाइम्स मनी लैंड कर देता है। मतलब जो $1,00,000 राहुल ने डिपॉजिट किया था, बैंक उसको ऑफ़र करता है कि हम इसे एज ए सिक्योरिटी अपने पास फिक्स कर लेंगे, आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा इसका जो 7% हम बता रहे हैं, लेकिन आप चाहो तो इसे सिक्योरिटी मान करके हमसे मनी बोरो भी कर सकते। मैंने माना कि राहुल ने 9 टाइम्स ज़्यादा मनी बोरो कर लिया, कुछ बैंक तो कभी कभी 15 टाइम्स भी मनी लैंड कर देते हैं। तो मैं एक नंबर एग्जांपल बना रहा हूँ आपके लिए। बैंक ने 9 टाइम्स मनी बोरो करने की परमिशन दे दी राहुल को। इट मीन्स राहुल ने जो 1,00,000 डिपॉजिट कराया था, अब राहुल ने उस 1,00,000 की बजाय $9,00,000 मनी उधार भी ले लिया। $1,00,000 राहुल का फिक्स है, उस पर उसे इंटरेस्ट मिलेगा जो बैंक ने ऑफ़र किया था 7%। $9,00,000 राहुल ने उधार ले लिया और बैंक ने बोला हम आपसे 5% इंटरेस्ट लेंगे, यानी हम आपसे $9,00,000 पर 5% इंटरेस्ट लेंगे क्योंकि हम आपको उधार दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, और हम आपको $1,00,000 पर 7% इंटरेस्ट पे करेंगे। अब राहुल ने क्या किया, राहुल एक समझदार इन्वेस्टर है। राहुल ने जो $9,00,000 बैंक से लिया था, उस $9,00,000 को वापस बैंक में ही फिक्स डिपॉजिट दोबारा से कर दिया। आप एग्जांपल समझ पा रहे हैं, राहुल ने दोबारा से वो $9,00,000 बैंक में फिर से फिक्स डिपॉजिट कर दिया FCNR अकाउंट में ही, और राहुल कह रहा है मुझे इस पर भी अब आप 7% इंटरेस्ट दो। इट मीन्स अब आप समझे तो राहुल को 2% का बेनिफिट हो रहा है। लेकिन आपके माइंड में आ रहा होगा बैंक ऐसा क्यों करेंगे, बैंकों को भी पता है कि ये वापस डिपॉजिट कर रहा है, तो बैंक को लॉस नहीं होगा क्या? नहीं, बैंक अपना लॉस नहीं होने देगा। बैंक इज ए कमर्शियल बैंक विच ऑलवेज वर्क्स फॉर द प्रॉफिट गेन। एंड अब बैंक कैसे इसमें प्रॉफिट गेन करेगा वो हम समझते हैं। बैंक के प्रॉफिट को समझने से पहले साथ साथ हम फाइनल कैलकुलेशन कर लेते हैं कि राहुल को कितना बेनिफिट हुआ। तो राहुल के पास 1,00,000 पहले से था, 9,00,000 उसने मनी बोरो किया, टोटल 10,00,000 उसने इंडिया के FCNR अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया, जिस पर उसे इंटरेस्ट मिलेगा 7%। इट मीन्स $70,000। क्लियर? 10,00,000 डिपॉजिट पर 7%, $70,000। राहुल ने मनी बोरो किया है कितना? $9,00,000। उस 9,00,000 पर उसको 5% इंटरेस्ट पे करना है, 5% बनता है $45,000। तो फाइनली राहुल को $25,000 का बेनिफिट हुआ। जो उसे केवल 7% मिल रहा था, $7,000 मिल रहा था, अब उसने टोटल $25,000 अर्न कर लिए। ये उस इन्वेस्टर को बेनिफिट हुआ। तो बैंक को फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट में इन्वेस्टर्स को या डिपॉजिटर्स को बैंक मनी लैंड करने की परमिशन देते हैं, वो भी मल्टीपल टाइम्स। तो अगर हम फाइनल कंक्लूजन निकालें, एज ए डिपॉजिटर राहुल को मल्टीपल बेनिफिट्स हो गए। उसने जो अमाउंट डिपॉजिट करना था एक फ़िक्स टर्म के लिए डिपॉजिट भी कर लिया, उसका मनी सेफ भी है, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट भी ऑफ़र हुआ,
और उसने मल्टीपल टाइम मनी बोरो करके अपने अमाउंट को मल्टीप्लिकेशन कर लिया अमाउंट का, ये एज ए डिपॉजिटर उसको अट्रैक्शन मिल गया। और इसका पर्पज़ क्या था, ये सारा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हम फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट के थ्रू फॉरेन करेंसी के इनफ्लो को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम समझते हैं कि ये बैंक ने जो क्या अपना लॉस तो नहीं कर लिया, कहीं बैंक को 2% का लॉस तो नहीं हुआ। इसके लिए हम फिर एक बैंक का एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। देखिए, बैंक को टोटल पहले $1,00,000 तो राहुल से फ्रेश अमाउंट मिला ही था। जो $1,00,000 राहुल से मिला बैंक को, बैंक उस $1,00,000 को आगे इंडियन कंपनीज़ को लैंड कर देगा, लेकिन इंडियन कंपनीज़ को जब वो उधार देता है तो वो INR में कन्वर्ट करा के ही देगा, क्योंकि हम तो एज ए इंडियन पर्सन हमें INR की रिक्वायरमेंट है। तो बैंक वो $1,00,000 RBI को देता है, RBI उसे कन्वर्ट कर देगा INR में, और बाद में वो इंडियन कंपनीज़ को अगर मनी लैंड कर दिया जाए तो वहाँ से 9-10% के अराउंड बैंक इंटरेस्ट अर्न कर लेता है। इट मीन्स यहाँ पर बैंक ने 2-3% गेन कर लिया। अब आपके माइंड में आएगा कि बैंक को एक्सचेंज रेट का भी तो नुकसान हो सकता है। तो हमने पहले से इस स्कीम का नाम पढ़ा और आप दोबारा से स्कीम के नाम पर गौर करें। USD इंडियन रुपी को स्वैप करने की फैसिलिटी दी है RBI ने, यानी जो डॉलर आया है इंडिया में डिपॉजिटर के थ्रू, अब वो जब RBI को दे करके RBI से INR लिया गया है तो दोनों के बीच में पहले से ही एग्रीमेंट हो गया, दोनों ने स्वैप किया करेंसी को, और पहले से ही एक प्री सेट रेट डिसाइड हो गया है कि फ्यूचर में हम आपको INR वापस दे देंगे और आप हमें USD दे देना। तो बैंक को कॉस्ट ऑफ हेजिंग बहुत ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट नहीं डालेगी। तो बैंक ने यहाँ से 2-3% अर्न कर लिया। अब जो बैंक ने $9,00,000 दिया था उसे एज ए उधार दिया, फाइनेंस किया एंड फॉरेन करेंसी में, और फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट का जो डिपॉजिटर था, बैंक ने उसको 5% पर लोन दिया था $9,00,000। उसने वापस डिपॉजिट कर दिया कि मुझे तो आप 7% इंटरेस्ट दे दो, मैं डिपॉजिट कर देता हूँ। तो बैंक को यहाँ जो 2% का लॉस हो रहा था, बैंक अगेन इस अमाउंट को फिर से कवर करेगा क्रेडिट क्रिएशन में, फिर से वो इंडियन कंपनीज़ को लोन देता है, फिर से वहाँ से 2-3% उसे अर्न हो जाता है। तो आप इजी लैंग्वेज में ऐसा कह सकते हैं कि फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट में बैंक कस्टमर को या डिपॉजिटर को जो ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है या उसको कह रहा है कि आप हमसे लोन लो फिर हमें वापस डिपॉजिट कर दो, बैंक इससे इंडियन कंपनीज़ को क्रेडिट क्रिएशन में हेल्प करता है। और उससे फ़ायदा क्या होता है, बैंक का जो इंटरेस्ट गैप है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये प्रॉफिट जनरली नहीं होता है, क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ हेजिंग है एक्सचेंज रेट की, वो बैंक पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। इस स्कीम के थ्रू RBI ने बोला कि आप हम आपकी कॉस्ट ऑफ हेजिंग को आपके साथ शेयर कर लेंगे और एक प्री सेट रेट पर US डॉलर और इंडियन करेंसी को स्वैप करने का फैसिलिटी बैंकों को दे दी है। यानी अगर ये स्कीम नहीं होती तो बैंक ये सब नहीं कर पाते, बैंक इतना इंटरेस्ट ऑफ़र नहीं करते डिपॉजिटर को। तो NRI को इतना इंटरेस्ट ऑफ़र करने का पर्पज़ या उसका रीज़न है, बैंक अपना प्रॉफिट नहीं छोड़ेंगे, और बैंकों को प्रॉफिट तभी होगा जब वो US डॉलर और इंडियन रुपी में स्वैप करने की फैसिलिटी RBI दे दे, उसके एक्सचेंज रेट का लॉस, एक्सचेंज रेट का इम्पैक्ट बैंक पर ना पड़े। देखिए, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट पिछले कुछ दिनों से लगातार न्यूज़ में है। तो आपको उस पूरे टॉपिक को समझने के लिए ये जो मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, इस पर समझना ही पड़ेगा ताकि आप इसको पूरे टॉपिक को क्लियरली समझ पाएँ। अब ये बात आती है कि इससे इंडियन इकोनॉमी पर क्या बेनिफिट हुआ। हमने इन्वेस्टर्स के बेनिफिट समझ लिए या डिपॉजिटर कह सकते हैं उसको, हमने बैंकों के बेनिफिट समझ लिए कि बैंक क्रेडिट क्रिएशन कर पाएगा, उसका प्रॉफिट इंक्रीज़ हो सकता है। अब हमें इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं। तो जैसा मैंने पहले कहा, मेन पर्पज़ तो RBI का है कि करेंसी को स्टेबलाइज करना, एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करना, जियोपॉलिटिकल टेंशन का इम्पैक्ट जो इंडियन इकोनॉमी पर लगातार आ रहा है स्पेशली एक्सचेंज रेट पर, उसको कंट्रोल करना, और रुपी जो लगातार डेप्रीशिएट हो रहा है उस डेप्रीशिएशन को कंट्रोल करना, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से CAD लगातार बढ़ रहा था एंड इंक्रीमेंट इन CAD इज़ द मेन कॉज ऑफ रुपी डेप्रीशिएशन। सो टू कंट्रोल द रुपी डेप्रीशिएशन इट हैज़ टू बी डन बाय RBI, और RBI ने इसके अलावा भी बहुत सारे सॉल्यूशंस निकाले हैं। हम उसके लिए एक अलग से वीडियो डिस्कस कर लेंगे कि रुपी डेप्रीशिएशन क्यों हुआ, क्या हुआ, RBI ने क्या किया वगैरह वगैरह, उस पर हम अलग से एक टॉपिक में बात कर लेंगे। लेकिन इंडियन इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना या करेंसी एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करना इस स्कीम का मेन पर्पज़ था।
अब इस पूरी स्कीम में एक छोटा सा टर्म जो मैंने स्टार्टिंग बोला था, SOFR, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, ये क्या होता है? तो जो मैंने एग्जांपल बनाया राहुल का, कि राहुल को $9 लाख उधार दिया गया और वो 5% पर उधार दिया, तो जो वो 5% रेट है उसको डिसाइड करने के लिए SOFR को एज ए बेंचमार्क यूज़ किया जाता है। पहले इस रेट को LIBOR, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट बोलते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से LIBOR को रिप्लेस करके SOFR को अब एज ए बेंचमार्क यूज़ करते हैं। SOFR US की ट्रेजरी से बैक्ड होती है, यानी उसको US की ट्रेजरी बिल्स का सपोर्ट होता है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उस SOFR में रिस्क कम होता है। SOFR का डिसीजन जो US की ट्रेजरी और फेडरल रिजर्व बैंक करता है, उसको बेंचमार्क मान करके इंडिया के बैंक्स US डॉलर में या फॉरेन करेंसी में जब किसी भी पर्सन को मनी लैंड करते हैं तो SOFR को बेंचमार्क मान लेते हैं। यानी आप ऐसा मान लो कि सपोज SOFR 5% है, तो हमारे जो बैंक फॉरेन करेंसी में हम NRI को मनी लैंड कर रहे होंगे तो SOFR 5% और उसमें बैंक कुछ अपना स्प्रेड यानी अपना प्रॉफिट ऐड कर लेते हैं, लेट से 2%, तो बैंक उस कस्टमर को 7% पर मनी लैंड कर देंगे। यानी SOFR इज़ ए बेंचमार्क ऑफ गिविंग और लैंडिंग मनी टू एनी कस्टमर इन फॉरेन करेंसी बाय इंडियन बैंक्स। तो इंटरनेशनल लेवल पर इस समय SOFR को ही बेंचमार्क यूज़ किया जाता है। एज वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, तो SOFR न्यूज़ में है, हो सकता है सिविल सर्विस एग्ज़ाम में वो पूरे टॉपिक को ना डिस्कस करके उसके ऊपर ना पूछ के वो सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट पर ही क्वेश्चन पूछ ले। अब बात करते हैं इस पूरे टॉपिक में अब तक प्रोग्रेस क्या हुई है। तो RBI ने जो कंसेशनल स्कीम शुरू करी, 17 जुलाई तक के डेटा हमारे पास अवेलेबल हैं और उस डेटा के अकॉर्डिंग $20 बिलियन से ज़्यादा अब तक इंडिया में इनफ्लो आ चुका है। ऑल्दो वो हमें नंबर बड़ा लग सकता है, लेकिन $20 बिलियन बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है। RBI और बैंक्स की एक्सपेक्टेशन इससे कई गुना ज़्यादा। ये कहा जा रहा है कि जब ये स्कीम की लास्ट डेट आएगी, जो कि 30 सितंबर तक FD कराई जा सकती है, तो 30 सितंबर तक इस इनफ्लो में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होने के चांस हैं। इसमें एक छोटा सा पॉइंट था कि ये जो फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट में जो डिपॉजिट कराया जाएगा, मैंने आपको इनिशियली बता दिया वो केवल फिक्स डिपॉजिट ही होता है, लेकिन इस स्कीम में उस फिक्स डिपॉजिट का टाइम भी पर्टिकुलर टाइम सेट कर दिया गया है और वो मिनिमम 3 साल होना चाहिए। जनरली तो वो 1 साल से ज़्यादा कोई भी टाइम हो सकता है, 1 साल से 5 साल के बीच में, लेकिन इस कंसेशनल स्कीम है तो RBI ने कहा है कि अगर 3 साल के लिए मिनिमम FD है फॉरेन करेंसी में, तो ही RBI उस करेंसी को स्वैप करेगा कंसेशनल रेट पर। यानी जो अमाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है, जो डिपॉजिट हो रहा है, वो मिनिमम 3 साल के लिए डिपॉजिट होना चाहिए, मैक्सिमम 5 साल पहले से ही डिस्कस हमने किया। अब इस स्कीम में जो दिक्कत आ रही है, जो आप कहें कि जितनी एक्सपेक्टेशन है करेंसी इनफ्लो की वो अब तक नहीं हो पाया, उसका एक मेन बड़ा रीज़न क्या है कि जो फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट पर जो टैक्स एग्जम्पशंस होती हैं वो केवल NRI के लिए होती हैं। जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है वो अगर डिपॉजिट करता है तो उसी के लिए टैक्स एग्जम्पशंस होती हैं। अगर किसी और तरीके से इंडिया में फॉरेन करेंसी आए या कोई फॉरेनर जो कि NRI नहीं है वो इंडिया में किसी तरीके से मनी सेंड करना चाहे, डिपॉजिट करना चाहे, या ECB एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के थ्रू इंडिया में मनी आए, तो उस केस में वहाँ टैक्स एग्जम्पशंस नहीं होती हैं। इट मीन्स जो फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट की टैक्स एग्जम्पशंस हैं वो NRI पर ही इम्प्लीमेंट होती हैं। तो एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि NRI तो डिपॉजिट कर रहे हों, लेकिन जो अदर फॉरेनर्स हैं इंडिया के बैंक्स में डिपॉजिट करने में इंटरेस्ट ना लें। तो इसीलिए जितनी एक्सपेक्टेशन है इनफ्लो की, करेंसी इनफ्लो की, उतनी करेंसी का इनफ्लो ना हो। तो फाइनली हमें ये देखना होगा 30 सितंबर तक कितनी फॉरेन करेंसी इंडिया में आ पाती है। आप लोग इसके डेटा को वॉच कर सकते हैं, न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में डेटा आते रहते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये स्कीम कितनी सक्सेसफुल रही। और एज आई एम सेइंग कि स्कीम न्यूज़ में है, रुपी डिप्रिसिएशन ऑलरेडी न्यूज़ में है, पूरा जियोपॉलिटिकल टेंशन हम सबको पता ही है, तो उसकी वजह से फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट इम्पॉर्टेंट था। इसीलिए मैंने इस वीडियो में आज इसका डिस्कशन किया। आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ आ गया होगा। आप इस वीडियो के जो एग्जाम्पल हैं उसको ध्यान से सुनेंगे तो टॉपिक पूरा अच्छे से आपके लिए क्लियर हो जाएगा और सिविल सर्विस के एग्ज़ाम के लिए
एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। सो आप लोग अपना ध्यान रखिए, डेटा को इसी तरह से अपडेट करते रहिए, टॉपिक को समझते रहिए, और आप कौन से और टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, वीडियो सुनना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई विल ट्राई, अगर वो टॉपिक ऐसा हो जो अभी न्यूज़ में चल रहा हो, जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी हो, और जिस टॉपिक को समझने में आपको खुद दिक्कत आ रही हो, आपको लगता हो कि यहाँ पे टीचर की हेल्प चाहिए, तो मुझे बताइएगा। आई विल ट्राई कि आपके अकॉर्डिंग भी वो टॉपिक कवर कर दिया जाए। अदरवाइज़ जो भी इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, हम लोग टाइम टाइम पर उन इकोनॉमिक इश्यूज़ पर वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।